तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में यह सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर यानी PYQ प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किताब से गेस किया गया प्रश्न है। और यह सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और 2011 और 12 के लगभग जो पूछे गए हैं प्रश्न, वही आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी एके क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 की बेहतर तैयारी कर पाए और उनका भी अच्छे तरीके से तैयारी हो पाए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी क्वेश्चन 30 प्लीज़ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आएगा 100%, यह हमारा गारंटी है। और सभी क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा आप सभी विद्यार्थी को। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जर्मनी में एकीकरण के समय यानी जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उस समय किसका योगदान महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन का मतलब यही है। तो उस समय कौन अपनी भूमिका निभा रहा था, तो बिस्मार्क निभा रहा था। वन का राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा। बिस्मार्क की भूमिका महत्वपूर्ण थी जर्मनी के एकीकरण में। किसमें, तो जर्मनी के एकीकरण में। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि कूटनीतिज्ञ कौन था, तो कूटनीतिज्ञ भी बिस्मार्क था। और रक्त और लौह नीति का अवलंबन भी किसने किया था, तो रक्त और लौह नीति का अवलंबन भी बिस्मार्क ने ही किया था। तो आपको क्या करना है, यह सभी क्वेश्चन बारीकी तरीके से समझकर याद रखना है। और आज के क्लास में 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। आपके एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह सभी क्वेश्चन लगभग पूछा गया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, पूछा है रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। 2 का राइट आंसर बी होगा। बिस्मार्क ने अपनाया था रक्त और लौह नीति का अवलंबन। तो आपको याद रखना है। और जर्मनी का एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो जर्मनी के एकीकरण में भी बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आपको याद रखना है। और विक्टर ने एमेनमेंट ने क्या किया था, तो प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और गैरिबाल्डी से क्वेश्चन आया था कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। तो आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन सा आता है आपके एग्जामों में। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर, बार एंड पीस किसने लिखी है। बार एंड पीस किसने लिखी है, तो यह लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ए वाला होगा। लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है बार एंड पीस पुस्तक को। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि बार एंड पीस को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो आपको याद रखना है। और कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम क्या है, तो कार्ल मार्क्स के पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। और ये क्वेश्चन पूछेगा कि दास कैपिटल का लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो आपको यह क्वेश्चन जरूर याद रखना है, क्योंकि यह पूछा जाता है आपके एग्जामों में क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। यानी रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो डी वाला होगा। 1861 ईस्वी में किया गया था रूस में कृषक दास प्रथा का अंत। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में आते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था।
तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो ये वाला होगा, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है। और आपसे पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1871 में। भारत, ये क्वेश्चन और पूछेगा कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में अगर पूछ दे प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था रंपा विद्रोह। आपको क्वेश्चन याद रखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। तो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, 6 नंबर में पूछा है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले जितने भी फ्रांसीसी नागरिक थे उन्हें क्या बोला जाता था? वही क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो उन्हें क्या कहा जाता था? तो कोलोन कहा जाता था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी वाला होगा। 2026 के पेपर में यह पक्का क्वेश्चन आएगा। क्या करेगा? तो पक्का यह आएगा। तो आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोलोन किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। किसे कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। तो आपको क्या करना है? याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। हमसे पूछा है हिंद चीन में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था। कौन था? तो निक्सन था। तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, निक्सन था। कौन था? तो निक्सन था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हो ची मी की सरकार कहाँ थी? हो ची मी की सरकार कहाँ थी? यह आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 2026 में। आप लोग इसका स्टार देकर जरूर याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाएगा। हो ची मी की सरकार कहाँ थी? तो यह दक्षिणी वियतनाम में थी। तो हमारा राइट आंसर ए वाला होगा, दक्षिणी वियतनाम में थी। 8 का राइट आंसर ए वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या पूछा है क्वेश्चन में? यहाँ से थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट ए हुड की उपाधि त्याग दी थी? तो ऐसा किसने किया था? तो ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। हमारा राइट आंसर बी वाला होगा। 9 का राइट आंसर बी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइट ए हुड की उपाधि त्याग दी थी। तो आपको याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था। कब? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहाँ हुआ था? तो पंजाब अमृतसर में हुआ था, जो कि निहत्था पर गोली चलवा दिया गया है। किसके द्वारा? तो जनरल ओ डायर के द्वारा। और चलाया था गोली। और लगभग 1000 पुरुष, ये मतलब सभी मिलाकर लोग टोटल 1000 प्लस लोग मारे गए। तो आपको क्या करना है? ये सभी क्वेश्चन को समझकर याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। वो 10 का राइट आंसर सी वाला होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? पहले क्वेश्चन यह पूछेगा कि आपसे आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था आर्य समाज की स्थापना। तो आपको याद रखना है मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। तो आपको याद रखना है, यह पक्का 2026 के पेपर में पूछे जाएंगे, यह हमारा पूरा गारंटी है। तो आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा, जर्मनी में हुआ था।
था। और कार्ल मार्क्स कौन सा पुस्तक को लिखा है? तो दास कैपिटल को लिखा है। कौन सा पुस्तक? तो दास कैपिटल को किसने लिखा है? तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यह दास कैपिटल जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1867 में। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो यह लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी पूरा स्वराज की मांग। तो आपको क्या करना है? तो याद रखना है। यह क्वेश्चन पक्का 2024 में भी पूछा गया था और 2026 में पूछा जाएगा। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने ही से ही लगता है। तो आपको क्या करना है? याद रखना है, यही सभी क्वेश्चन आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, इंडियन इंस्टीट्यूशन कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो साइमन कमीशन है। तो 13 का राइट आंसर ए वाला होगा, साइमन कमीशन है इसका नाम। तो आपको याद रखना है, 13 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, लाला लाजपत राय। 14 का राइट आंसर बी होगा। यह क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी वाला होगा। 15 का राइट आंसर बी वाला होगा। आपको क्वेश्चन याद रखना है, पूछता है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा आयरन पूछा है आपसे, क्या पूछा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और आपसे पूछ दे, टाटा हाइड्रो की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना कब हुआ था? तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक की स्थापना हुआ था। और हमसे पूछा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी वाला होगा, 1907 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि पूछा है टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना था। हमारा राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा ए वाला होगा, पटना में यह स्थित है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो यह शेरशाह सूरी का है। 18 का राइट आंसर बी वाला होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा है। कहाँ? तो सासाराम में। तो आपको ये याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, और यह क्वेश्चन पक्का 2026 के पेपर में पूछा जाएगा। क्या करेगा? तो पूछ लिया जाएगा पक्का कि नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक यानी NEP कब लागू हुई थी? तो यह 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो सी होगा, 1921 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो लेनिन ने लागू किया। किसने लागू किया? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति को लागू किया था, लेनिन ने। और लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस लागू किया था। तो आपको यह भी क्वेश्चन याद रखना है। और बोल्शेविक क्रांति का भी नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में लेनिन का मृत्यु हो गया। तो जो भी क्वेश्चन हम अभी रिवीज करके बताए हैं, प्लीज़ ज़रूर याद रखिए। इनमें से 2 से 1 क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछेगा, इन्हीं 4-5 प्रश्नों में से। तो जो भी हम अभी रिवाइज करवाए हैं, प्लीज़ ज़रूर याद रखिए।
क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? तो 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है 20 नंबर में, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। किसने किया था? तो एफ.डी. रूजवेल्ट ने किया था। राइट आंसर डी वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हमसे पूछा है इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, यानी किसने शुरुआत किया था या पहुंचाने वाला कौन था। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो केक्सटन था। तो आपको याद रखना है 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो ए वाला होगा, केक्सटन था जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला था, यानी शुरुआत किया था। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में हुआ था। 22 का राइट आंसर बी वाला होगा, जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल का छपाई किया था। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक का छपाई किया था? तो बाइबिल पुस्तक का छपाई किया था गुटेनबर्ग ने। तो आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? यानी इनमें से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जो आने वाले समय में कभी भी समाप्त नहीं होंगे, उसे नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे जल हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, यह सभी कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो जल हो जाएगा। जल भी कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यह प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है और जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो 23 का राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, जल। और बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लौह अयस्क, यह सभी हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन? तो अनवीकरणीय संसाधन। था आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर, किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, यानी नहीं पाई जाती है? नगण्य का अर्थ क्या होता है? यानी ना के बराबर पाए जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मान सकते हैं, मतलब ना भी पाया जाता है, इस तरह आप लोग कह सकते हैं। तो किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाया जाता है? तो हमारा लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नहीं पाया जाता है। 24 का राइट आंसर ए होगा, लेटराइट मृदा में। और काली मृदा का किस खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। किस खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त होता है। और काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो गुजरात, महाराष्ट्र दोनों में होता है। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया था? तो आप सभी विद्यार्थी इसका क्या कीजिएगा? तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर 25 नंबर का उत्तर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी विद्यार्थी कमेंट में कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है। 26 का राइट आंसर ए होगा, अपना देश भारत है। अगला नंबर क्वेश्चन है 27 नंबर, इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? तो इनमें से कौन है जो अकार्बनिक खनिज हमारा है? तो अभ्रक हमारा अकार्बनिक खनिज है। 27 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पैराइट हमारा धात्विक खनिज है। तो आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज है, यानी 28 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्न में से कौन कोयला घटिया किस्म है? तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला हमारा टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, यह सभी एंथ्रासाइट सभी कोयले के प्रकार होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब कोयला कौन होता है? तो पीट होता है। और क्वेश्चन में भी वही पूछा है, यानी घटिया कोयला यानी खराब कोयला कौन सा है? तो पीट है। तो हमारा राइट आंसर 29 का बी होगा। और भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में। तो आपको ये भी याद रखना है।
30 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। हमारा राइट आंसर सी वाला होगा, उत्तर प्रदेश। अगला नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो मुंबई हाई है। आप लोग डिगबोई पर मत टिक कर दीजिएगा, यह गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा कि मुंबई हाई है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र। तो आज का क्लास में सिर्फ लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और 25 नंबर क्वेश्चन का आप सभी विद्यार्थी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी प्रकार का डाउट हो तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।